Children, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher, class 7. In our previous class हमने हमारा ये टॉपिक पढ़ा था डाइटरी फाइबर का. सो एक दफ़ा इसका रिव्यू दे देती हूँ बेटा. डाइटरी फाइबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, राइट. ये फाइबर जो होता है ये आपकी फूड ग्रेन का, वेजिटेबल का या फ्रूट का वो पार्ट होता है जो इनडाइजेस्टेबल होता है. मीन्स ये डाइजेस्ट नहीं होता, राइट. ये हज़म नहीं होता, बट ये आपके खाने को, वो फूड जो आपने इंटेक किया वो होता है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने में और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है. आप अल्लाह की कुदरत देखिए, ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता बट आपकी डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाता है, बहुत ईजी आपके फूड को डाइजेस्ट करता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी बेनिफिशियल. एंड अगर आप इसका इंटेक नहीं करेंगे सो ये आपको कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ एंड कैंसर की तरफ ले जाता है. अगर आप लो फाइबर वाली डाइट लें या बिल्कुल भी आप ना लें, सबसे ज़्यादा तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ये, राइट. सो आज हम हमारा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मालूम है क्या है? हाजमे का अमल, वो पूरा प्रोसेस जिसमें आपका खाना हज़म होता है, राइट. सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मालूम है क्या होता है? जो आपके पूरे खाना हज़म करने का जो तरीक़ाकार होता है, जो पूरा अमल होता है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि आपका खाना किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, राइट. अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स. इसके डिसऑर्डर्स कहते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जब सही नहीं होता, आपका खाना सही से हज़म नहीं होता, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपका डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहलाते हैं, राइट. सो हमारा पहला डिसऑर्डर है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन हम कहते हैं राइट. सो इंडाइजेशन कहते हैं बदहज़मी को. जब हमारा खाना सही से हज़म नहीं होता, हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई थी, हमारा डाइजेशन सही से नहीं हुआ हुआ था, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ था. सो आइए रीड करते हैं. इंडाइजेशन में बी कॉज्ड इफ़ टू मच गैस्ट्रिक जूसेस इज़ प्रोड्यूस. इंडाइजेशन जब होती है जब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. आपको पता है हमारी बॉडी से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, बट मैं फिर आपको बता दूँ हर चीज़ की जो तादाद है, जो अमाउंट है वो मैटर करती है. ज़्यादती भी बुरी होती है, कमी भी बुरी होती है. हर चीज़ म्याना रवि में होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए. सो जब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हो जाएं तो हमारी इंडाइजेशन मीन्स बदहज़मी होने लगती है. दिस कैन हैपन इफ़ अ पर्सन डज़ नॉट ईट रेगुलरली. अच्छा, ये जब होता है जब कोई भी इंसान जो है प्रॉपर खाना नहीं लेता, खाना जो है सही से नहीं खाता, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाता या काफ़ी लंबे वक्फे से खाता है. मतलब अगर उसने एक दिन सुबह में कर लिया तो वो फिर दूसरे दिन सुबह में कर रहा है, या काफ़ी लंबा वो इंटरवल ले रहा है अपने एक मील से सेकेंड मील तक, राइट. सो उसमें क्या होता है, फिर जो आपका डाइजेशन है वो सही नहीं होता और आपको बदहज़मी हो जाती है. और ईट्स फूड टू क्विकली, या बहुत जल्दी खाना खाता है, बहुत तेज़ से खाना खाता है, जैसे कहीं खाना भाग रहा होता है बस फटाफट खाना खाए. ये भी गलत है. कहते हैं खाना बहुत आराम से खाना चाहिए, रिलैक्स होकर खाना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए, ना ही बहुत स्लो खाना चाहिए. ये है कि रिलैक्स होकर खाएँ. फिर बता रही हूँ हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए आपकी, चाहे वो आपका खाना हो या उसकी स्पीड हो, प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए. अल्लाह ताला ने जब भी कहा है कि हर चीज़ में म्याना रवि इख्तियार करें, राइट. इंडाइजेशन कैन कॉज डायरिया. अच्छा, इंडाइजेशन जो है वो आपका डायरिया कॉज करता है. डायरिया क्या होता है बेटा? ये आपके उल्टी मोशन वगैरह जो होते हैं इनको डायरिया कहते हैं, राइट. तो ये इंडाइजेशन जो है बदहज़मी जैसे आपको डायरिया हो जाता है. इंडाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड्स आर टेकन टू ईज़ द पेन. इंडाइजेशन जो है, जो बदहज़मी है, इसके लिए हम टैबलेट्स लेते हैं या इसके लिक्विड्स आते हैं, सस्पेंशंस आती हैं, हम उसका इंटेक करते हैं. क्यों इंटेक करते हैं? कि जब हमें इंडाइजेशन आती है, बदहज़मी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो हमारे स्टमक में पेन होने लगता है. तो ये टैबलेट्स लेने से और लिक्विड जो होते हैं आते हैं उसका वो लेने से आपका जो पेन है उसमें आराम आता है, जो दर्द होता है उसमें आराम आता है. दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड. और ये एसिड को ख़त्म करने में, जो भी आपका एसिड आपके जो स्टमक में बन रहा होता है जिससे आपकी इंडाइजेशन हो रही होती है, उस एसिड का असर ख़त्म करने में, उसको बेअसर करने में हेल्प करते हैं ये टैबलेट्स और लिक्विड्स हैं. नॉट ईटिंग
इनफ रफेज कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। रफेज क्या होती है? आपके डाइटरी फाइबर या आपका फाइबर्स होता है वो होता है, राइट। सो अगर आप अपने फाइबर्स का इंटेक नहीं करेंगे या बहुत ही ज़्यादा कम इंटेक करेंगे तो उससे आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाएंगे। जैसे हमने हमारे लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो फाइबर होते हैं ये आपको डाइजेस्ट होने में, आपका खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प करता है। सो अगर आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे तो ये क्या करेगा? आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। जब डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, विच इज़ नॉट गुड। अगर कॉन्स्टिपेशन आपका हद से ज़्यादा हो जाए तो एक सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाता है। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन हेल्प रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, जब आपको अल्लाह ना करे वैसे कभी हो, बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और आपको इनको खाना चाहिए। जितनी वेजिटेबल्स हो सकेंगे खाएँ, जितने फ्रूट्स हो सकें खाएँ। कोशिश करें फ्रेश लें ये चीज़ें। जब आप ये खाएँगे तो इससे आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ आएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन को कहते क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन को कब्ज़ कहते हैं, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन सीवियर केसेस मेडिसिन्स कॉल्ड लैक्सेटिव्स कैन बी यूज्ड। अच्छा, जब ये सीवियर केस हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का तो एक मेडिसिन आती है जिसको कहते हैं लैक्सेटिव्स। ये हम यूज़ करते हैं या ये हम डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि आपके कॉन्स्टिपेशन को कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ अभी हमने इंडाइजेशन पढ़ा, अब हम अल्सर पढ़ते हैं। हमारे अल्सर्स क्या होते हैं? इफ़ एसिड एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल। अगर एसिड या एंजाइम्स हमारी स्टमक वॉल के अंदर चले जाएं या स्टमक वॉल की तरफ चले जाएं, राइट। इफ़ एसिड्स एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल्स द रिज़ल्ट इज़ द स्टमक अल्सर। अगर जो आपके एसिड्स होते हैं या जो एंजाइम्स आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अगर वो आपकी स्टमक वॉल की लाइनिंग में चले जाएँ, स्टमक वॉल के अंदर चले जाएँ तो उसका रिज़ल्ट में क्या होता है? स्टमक अल्सर, मतलब मैदे का अल्सर हो जाता है, एक बीमारी होती है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इस बीमारी में अल्सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट। सो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत तकलीफ दे होता है ये। पीपल विद अल्सर शुड अवॉइड स्पाइसी फूड। वो लोग जिन्हें अल्सर होता है या जिनको ये बीमारी हो जाती है उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि वो स्पाइसी फूड बिल्कुल ना खाएं क्योंकि स्पाइसेस इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, अच्छे नहीं होते, इनसे बहुत तकलीफ हो जाती है। आपका अल्सर जो होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। सो आपको अपने अल्सर में स्पाइसी फूड जो है वो दूर रहना चाहिए, स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ना ज़्यादा ऑयली खाना चाहिए, राइट। आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट, एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए आपको, स्पेशली स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। दे कैन बी गिवन मेडिसिन टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं। उन मेडिसिन की हेल्प, वो मेडिसिन क्या हेल्प करती हैं? जो आपकी स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है। आप मज़ीद कुछ खाते हैं तो वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को जो है वो नुकसान पहुँचाने नहीं देती, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्ट होने नहीं देती, वो आपकी स्टमक लाइनिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। पीपल विद स्टमक अल्सर आर एडवाइज टू इंक्लूड एग्स एंड मिल्क इन देयर डाइट। वो लोग जिनको अल्सर की बीमारी होती है, जिनको अल्सर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उनको एडवाइस करते हैं कि भाई जितने हो सके आप अंडा लें, जितना हो सके आप दूध पिएँ, अपनी डाइट में अंडे और दूध का इस्तेमाल रखें। अच्छा, अंडे और दूध का इस्तेमाल क्यों कहते हैं? पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी कंप्लीट डाइट होती है, इसमें विटामिन सी के अलावा हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब मौजूद होते हैं। सो इसको एक कंप्लीट डाइट कहा जाता है। तो अगर आप मिल्क और एग लेंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आप को हेल्प करेगा। सो दैट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक कैन बी रिपेयर्ड। जब ये इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं कि इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, सब है। विटामिन सी के अलावा काफ़ी सारे इसमें चीज़ें होती हैं। सो ये आपकी जो स्टमक लाइनिंग होता है वो जब वो डैमेज हो जाती है एंजाइम्स और एसिड से, जिसकी वजह से अल्सर क्रिएट होता है, तो वो उसको रिपेयर करती है, मीन्स उसको दोबारा सही करती है, कोशिश करती है। इसे कहते हैं स्पाइसी फूड अवॉइड करें, स्पाइसी फूड नहीं खाएँ, कोशिश करें कि ठंडी ग़िज़ाएँ लें, ठंडी चीज़ें खाएँ। अल्सर में कहते हैं कि ठंडी ग़िज़ा लें, ठंडी चीज़ें खाएँ, राइट। सो ये आपका अल्सर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इंडाइजेशन आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पेज नंबर 14 पे था, आपका चैप्टर नहीं था ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, राइट। सो स्टूडेंट्स,
इंडाइजेशन भी नहीं होने दें, बदहज़मी भी नहीं होने दें। बदहज़मी के लिए आप लोगों को एक रफ़ दोबारा से जल्दी बता देती हूँ। बदहज़मी नहीं होने दें, ये क्यों होती है? जब आप अपने खाने में लंबा वक्फ़ा दे देते हैं या खाना बहुत जल्दी खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर रखना चाहिए ताकि आपको इंडाइजेशन ना हो, ना डायरिया हो, ना कॉन्स्टिपेशन हो, राइट। ये दोनों बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर डिज़ीज़ हैं बहुत ख़तरनाक, अगर ये सीवियर कंडीशन पे चली जाएँ तो बहुत ख़तरनाक है। समझें कि इट कॉज दैट, ये इंसान को मार भी सकती है। और अल्सर जो है ये भी ठीक नहीं है। अगर आप अल्सर में अपना केयर नहीं करोगे, स्पाइसी फूड खाओगे, ऑयली फूड खाते रहोगे तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, पेट में फट जाता है, जिससे इंसान की जो सी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो सो हार्मफुल। सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर था, अच्छे से गो थ्रू करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, बहुत केयरफुल इसको सुनिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।